Hello students, today we will discuss degenerate problem under transportation problem. In the last class हमने डिस्कस किया था मोदी मेथड फॉर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. अगर किसी भी स्टूडेंट को मोदी मेथड में प्रॉब्लम है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मोदी मेथड को फिर से देख सकता है. डीजेनरेटेड प्रॉब्लम को समझने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा. डीजेनरेट प्रॉब्लम के लिए हमारी फिगर्स हैं ABC 1 2 3. हमने एलोकेशंस पहले कर दी है, मीन्स वह मेथड पहले ही सॉल्व हो चुका है. इसके अंदर सॉल्व हो चुका है. हमारी फिगर्स हैं 15 को 1 की एलोकेशन हुई है, 45 को 3 की एलोकेशन हुई है, 50 को 2 की एलोकेशन हुई है, 50 को भी 2 की एलोकेशन हुई है. और हमने सब इसके अंदर मोदी मेथड अप्लाई करना है और ये डीजेनरेशन जो आएगी उसको रिमूव करना है. मोदी मेथड के अंदर हम स्टेप 1 लगाते थे चेक डीजेनरेसी, जिसके अंदर हमारा फार्मूला होता था m+n-1 इक्वल टू ऑक्यूपाइड सेल्स. हमारे पास m नंबर ऑफ रोज 3 है, हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 हैं, इसलिए m+n-1 इक्वल टू ऑक्यूपाइड सेल्स. हमारे पास ये वाली वैल्यू 5 आई है, पर ऑक्यूपाइड सेल्स 1 2 3 4 हमारे पास 4 ऑक्यूपाइड सेल्स हैं. मींस इस बार ये इक्वल्स नहीं आए हैं. और मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि जब भी इक्वल्स नहीं आते हैं तो आप सम को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हो. सम को आगे कंटिन्यू करने के लिए आपको इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करना ही पड़ेगा. अब इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करने के लिए आपने फिर से क्या करना है, टू रिमूव डीजेनरेसी आपको एप्सिलॉन इंट्रोड्यूस करना है एट लीस्ट कॉस्ट अनऑक्यूपाइड सेल जहां से लूप ट्रेस ना हो. अब आप अपनी मैट्रिसेस को चेक करोगे तो आप देखोगे जो अनऑक्यूपाइड सेल्स हैं उसमें से लीस्ट आपका 30 है, और जो 30 है वहां से लूप भी ट्रेस नहीं हो सकती है. लूप ट्रेसिंग आपको तब करनी पड़ती है जब आपके अनऑक्यूपाइड सेल्स नेगेटिव आ जाते हैं. तो लूप ट्रेसिंग का एक रूल होता है, जहां से लूप शुरू करें वो अनऑक्यूपाइड हो, और जहां भी वो लूप ट्रेस केयर बना के वापस आए वो सारे ऑक्यूपाइड सेल्स हो. जहां से शुरू करें अनऑक्यूपाइड और जहां से घूम के लूप वापस आए तो वहां पे ऑक्यूपाइड सेल्स होने चाहिए. इस केस में हमारे इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हुई थी, इसलिए हमको इसके अंदर चेक करना था कि हमें 30 पे लूप एप्सिलॉन इंट्रोड्यूस करना है या नहीं करना है. बिकॉज हमने कंडीशन पढ़ी है कि एप्सिलॉन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा एट लीस्ट कॉस्ट अनऑक्यूपाइड सेल पे. तो इस केस के अंदर हमारा 30 लीस्ट कॉस्ट एलिमेंट था. अब हमने चेक किया वहाँ पे लूप ट्रेस नहीं हो रही है, इसलिए हम वहाँ पे एप्सिलॉन इंट्रोड्यूस कर देंगे. हमने फिर से नई मैट्रिसेस बनाई है जिसमें R1 R2 R3 मान लिया ABC को, और कॉलम्स को K1 K2 K3 मान लिया. इसलिए डीजेनरेसी रिमूव करने के लिए हम ये एप्सिलॉन लगा देंगे 30 पे. वी विल इंट्रोड्यूस एप्सिलॉन एट 30. अब आपको आगे क्या करना है, जब आप ये एप्सिलॉन इंट्रोड्यूस कर दोगे तो आपको फिर से इस क्वेश्चन के अंदर चेक करनी है कंडीशन चेक डीजेनरेसी. हमारी कंडीशन थी इसके अंदर m+n-1 इक्वल टू ऑक्यूपाइड सेल्स. हमने जब अभी कंडीशन लगाएंगे तो वो सेटिस्फाइड हो जाएगी. तो आपका फिर से आ जाएगा प्रॉब्लम इज नॉन डीजेनरेट. जब आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इसके अंदर नेक्स्ट आगे करना है स्टेप 2. स्टेप 2 के लिए आपको कंसीडर करने हैं ऑक्यूपाइड सेल्स. हमारे ऑक्यूपाइड सेल्स कौन कौन से हैं एक बार हम मैट्रिसेस में से चेक कर लेंगे. R1 K1 R1 K2 R2 K2 R3 K1 R3 K3. हमारे पास जो भी ऑक्यूपाइड सेल्स होंगे हम उनकी वैल्यूज को लिख देंगे. R1 + K1 50, R1 + K2 30, R2 + K2 45, R3 + K1 50, R3 + K3 50. अब आपने स्टूडेंट्स इसके अंदर R1 को 0 पुट कर देना है. जब आप R1 को 0 पुट ऑन करोगे तो K1 की वैल्यू 50 आ जाएगी.
ऐसे ही R1 यहाँ भी 0 पुट करो तो K2 की वैल्यू 30 आ जाएगी। अब नीचे आपने K2 की वैल्यू पुट ऑन कर दी तो 45 माइनस 30 करोगे तो R2 की वैल्यू 15 आ जाएगी। आपने नीचे अब K1 की वैल्यू पुट ऑन कर देनी है 50 माइनस 50 करोगे तो R3 की वैल्यू 0 आ जाएगी। ऐसे ही लास्ट के अंदर R3 प्लस K3 इक्वल टू 50 था, आपने इसके अंदर R3 की वैल्यू पुट की 0 तो K3 अपने आप आपका 50 कैलकुलेट होके आ जाएगा। ऐसे करके आप सारे ऑक्यूपाइड सेल्स की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लोगे। आपने बस R1 को 0 पुट ऑन करना है, बाकी सारी वैल्यूज अकॉर्डिंगली वैल्यूज को पुट ऑन करके आपकी निकल के आ जाएगी। हमारा थर्ड स्टेप इसके अंदर होता है कंसीडर द अनऑक्युपाइड सेल्स। हमारा थर्ड स्टेप इसके अंदर होता है कंसीडर द अनऑक्युपाइड सेल्स। हम फिर से एक बार मैट्रिसेस को देख के अनऑक्युपाइड सेल्स को देख लेते हैं। हमारे अनऑक्युपाइड सेल्स थे R1 K3, R2 K1, R2 K3 और R3 और K2। हमारा 1 2 3 4 ये हमारे अनऑक्युपाइड सेल्स हैं। अब हम इनकी वैल्यूज को लिख लेंगे। हमारे वैल्यूज आ जाएंगी R1 प्लस K3 इक्वल टू 220, R2 प्लस K1 इक्वल टू 90, R2 प्लस K3 इक्वल टू 170, R3 प्लस K2 इक्वल टू 200। आप जब ये वैल्यूज को लिख लोगे तो आपने इसके अंदर आगे कैलकुलेट करना है इन वैल्यूज को। उसके लिए आपने इसके अंदर अब R1 की वैल्यू पुट ऑन करनी है। जैसे R1 की वैल्यू आपने ऊपर से 0 निकाली थी तो हम 0 पुट ऑन कर देंगे, प्लस K3 की वैल्यू आपने निकाली 50 थी तो ये आ जाएगा 0 प्लस 50 इक्वल टू 220। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 0 प्लस 50 इक्वल टू 220, ये आपके पास 170 आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट कॉलम में R2 की वैल्यू पुट ऑन करो, आपके पास 15 आई थी, और आप K1 की वैल्यू पुट ऑन करो 50 आई थी इक्वल टू 90। जब आप इसको पुट ऑन करोगे 15 प्लस 50 इक्वल टू 90, इसको सोल्व करने पे आपके पास 25 आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट R2 प्लस K3 इक्वल टू 170, R2 की वैल्यू हमारे पास 15 है, इसके बाद K3 की वैल्यू हमारे पास 50 है इक्वल टू 170। जब आप इसका भी डिफरेंस लोगे 65 आया, 170 आया, 170 में से 65 माइनस किए तो आपके पास 105 की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही लास्ट कॉलम के अंदर लास्ट वैल्यू के अनऑक्युपाइड सेल के अंदर R3 प्लस K2 200 था, R3 की वैल्यू आप लिखे हो 0 है, और K2 की वैल्यू आपने 30 निकाली है इक्वल टू 200। जब आप इसका डिफरेंस लोगे तो 200 माइनस 30 170 आपकी वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी। स्टूडेंट्स, इस केस में भी हमारी अनऑक्युपाइड सेल्स की वैल्यूज सारी पॉजिटिव आ गई हैं, इसलिए हम लास्ट पे लिख देंगे सोल्यूशन इज ऑप्टिमल। अगर इसमें से कोई भी वैल्यू हमारी अनऑक्युपाइड की नेगेटिव आ जाती तो सम आगे कंटिन्यू करना पड़ता, उस केस में लूप लगा के हमें सम को सोल्व करना पड़ता। लेकिन सिंस इस समय सारी वैल्यूज पॉजिटिव आ गई हैं इसलिए हमारा सोल्यूशन ऑप्टिमल है। अब हम टोटल कॉस्ट निकालने के लिए अपने टेबल में से मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। जो ये एप्सिलॉन होता है स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू 0 ही मानी जाती है, इसलिए अब मल्टीप्लिकेशन में 50 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर 45 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर 50 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर लास्ट में 50 मल्टीप्लाई बाय 2। आप ये सारी मल्टीप्लिकेशंस कर लोगे जिससे आपका आंसर 385 निकल के आ जाएगा। स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट डीजेनरेसी अंडर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।